अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम खबर से। नैब की टीम ने कुछ देर कबल शहबाज शरीफ की बेटी के घर छापा मारा। ताज़ा तरीन इतलात ये है कि नैब की टीम वापस चली गई। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के तर्जुमान अता तारड़ का कहना है कि नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर में नोटिस देकर वापस चली गई। नैब ने जवेरिया शहबाज को आमदन से जायद असासों के केस में 17 अप्रैल को तलब किया है। उधर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पुलिस ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया और बगैर इतला के छापा मारा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का मौक़िफ़ एक तरफ, क्या कुछ होता रहा आज शहबाज शरीफ की बेटी के घर के बाहर? जी, ये दो मौक़िफ़ सामने हैं। एक तो मरियम औरंगजेब ने यहाँ पर तर्जुमान है जो मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया, पुलिस नैब के साथ आई है, उन्होंने घेराव कर लिया है जवेरिया शहबाज जो शहबाज शरीफ की बेटी है। लेकिन जब वहाँ पे मीडिया वहाँ पर पहुंचा और जो तर्जुमान है हमजा शहबाज के अता तारड़, तो उन्होंने कहा कि नैब की टीम यहाँ पर सिर्फ नोटिस देने आई और नोटिस दे के, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन घेराव का और ये इस तरह अंदर दाखिल होने का तो जिक्र नहीं किया। लेकिन मरियम औरंगजेब ये कहती रही है कि जो पुलिस की जो टीम, नैब की जो टीम थी, वो पुलिस के साथ घर के अंदर दाखिल होना चाह रही थी और घेराव किया हुआ था। तो ये दो मौक़िफ़ जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अब जो है नैब की टीम यहाँ से वापस चली गई है। जवेरिया शहबाज को आमदन से ज़ायद असासों का केस में उन्होंने तलब किया है। 19 अप्रैल को जो है जवेरिया शहबाज को तलब किया गया है कि वो 19 अप्रैल को नैब दफ्तर में आए और आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से जो हम इन्वेस्टिगेशन होनी है उस हवाले से जवाबात दें। तो ये दो केसेस पे उन्होंने कहा हुआ है। एक रमजान शुगर मिल का जो केस है जहाँ पे नाला तमीर किया गया, उस हवाले से भी इंटेरोगेट किया जाएगा। ये दोनों केसेस के अंदर जो है वो ठीक है, दो अहम केसेस हैं जिन पर तफ्तीश की जाएगी। 19 अप्रैल को जवेरिया शहबाज को समन किया गया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आरिफ। नैब ने शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर छापा नहीं मारा। टीम सिर्फ तलबी के नोटिस पहुंचाने गई थी। तलबी का नोटिस जाती तौर पर जाकर वसूल कराया जाता है, तर्जुमान नैब की तरफ से ये कहा गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा इस पर तर्जुमान नैब का क्या कहना है? जी बिल्कुल, नैब ने इलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर तलबी के नोटिस पहुंचाने गई थी। तलबी का नोटिस जाती तौर पर जाकर वसूल कराया जाता है, इसलिए जो है वो टीम गई थी। पुलिस की वाहिद गाड़ी नैब टीम के सिक्योरिटी के लिए हमरा थी और वो उनके घेराव के लिए नहीं थी। शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर छापा नहीं मारा गया है। शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर का घेराव करने की खबर कोई सदाकत नहीं, ये उनका इलामिया है और मखसूस उनका ये कहना है कि अनासर जो है वो उनको बदनाम करने की और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह ये उन्होंने इलामिया जारी किया है और उनका ये कहना था कि शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तहकीकात जारी है और उसी हवाले से जो है वो नोटिस उनके घर पहुंचाने के लिए नैब की टीम गई थी। जी सही, नैब की टीम नोटिस पहुंचाने गई थी, ये कहना था नैब तर्जुमान का। बहुत शुक्रिया रियाज अहमद। आमदन से जायद असासों के केस में नैब ने शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। हमजा शहबाज, उनकी वालिदा और दो बहनों को आइंदा हफ्ते तलबी के नोटिस भिजवा दिए गए। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। आमदन से जायद असासे किस तरह बनाए? नैब ने शहबाज फैमिली के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बेटे के साथ एहलिया और बेटियों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गुज़िश्ता पेशी में गैर तसल्ली बख्श जवाब मिलने पर नैब ने हमजा शहबाज को 15 अप्रैल को दोबारा बुलाया है। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की वालिदा और दो बहनों को भी तलबी के नोटिस भिजवा दिए गए हैं। नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल, राबिया शहबाज को 18, जबकि जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक नुसरत शहबाज से तफ्तीश की जाएगी कि शोहर से तोहफे में मिलने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए। हमजा शहबाज से उनके अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक सवाल होंगे। रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर से एक खबर, जहां लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद ये रिहाई अमल में आई है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी को आज कैंप जेल से हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने के बाद रिहा कर दिया गया है। हनीफ अब्बासी के बेटे हम्मास अब्बासी अपने वालिद की रिहाई का परवाना लेकर कैंप जेल पहुंचे, जहां पर रोककार की जांच पड़ताल और दीगर डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के बाद हनीफ अब्बासी को रिहा किया गया है। इस मौका पर कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे।
के हनीफ अब्बासी की रिहाई के मुंतज़िर थे, उनकी जानिब से नारेबाजी की गई, हनीफ अब्बासी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, मीडिया टॉक उन्होंने नहीं की, लेकिन सिर्फ ये दो जुमले जो उन्होंने बोले हैं वो ये कहा कि रिहाई पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और ये मुश्किल वक्त जो है अल्लाह की तरफ से ही आता और बाद में ये मुश्किल वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ही खत्म हो जाता है। हनीफ अब्बासी को जुलाई 2018 में इंसदाद मंशियात की अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और जुमेरात के रोज हाई कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तली के अहकाम जारी किए थे। जी सही, हनीफ अब्बासी को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। लीगी कारकुनों ने हनीफ अब्बासी की गाड़ी का घेराव कर लिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया जहांगीर। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां एक और तालिबा लापता हो गई। पुलिस 37 दिन बाद भी मालूम ना कर सकी। सीसीटीवी फुटेज मिली, ना कॉल डेटा रिकॉर्ड। पुलिस हाथ मलती रह गई। आमिर मजीद की रिपोर्ट। कराची में निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा 21 साला उरूज सिद्दीकी 8 मार्च को घर से पार्लर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस ना लौटी। 2 रोज तक अहले खाना तलाश करते रहे। मालूम ना हुआ तो अहले खाना ने शार फैसल थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में उरूज के क्लास फेलो हसन को नामजद किया गया, जिसने जमानत हासिल कर रखी है। हसन का कहना था कि उरूज से दोस्ती खत्म हुए 10 माह से जायद का अरसा गुजर गया। उरूज के साथ पढ़ने वाले दीगर तमाम लड़के और लड़कियों को भी शामिल तफ्तीश किया गया। उरूज अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल भी घर छोड़ कर गई। पुलिस को कॉल डेटा रिकॉर्ड से भी कुछ हासिल न हो सका, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी न मिली। उरूज के घर वालों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उरूज को एंड्रॉइड मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत भी न थी। छोटी बहन के बयान के मुताबिक उरूज रोक टोक से तंग थी और आजादी चाहती थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 डॉक्टर फारूक ने बताया कि अब तक की तहकीकात में कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। शुबा जाहिर किया गया है कि उरूज अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। जामिया कराची की तालिबा अक्सा की मौत कैसे हुई? पुलिस और अस्पताल इंतजामिया क्या मौत की वजह छुपा रही है? मेडिकल रिपोर्ट में मौत का सबब बनने वाली चोट का जिक्र नहीं किया गया। समा ने अक्सा की मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर मजीद से। आमिर, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये अक्सा की इंतकाल हुआ था 9 अप्रैल को। 3 अप्रैल को जख्मी होकर जिना अस्पताल गई थी। इनका मेडिकल लीगल जो करवाया गया वो 8 अप्रैल को करवाया गया। इनकी मौत से 2 घंटे पहले मेडिकल लीगल करवाया गया और इस मेडिकल लीगल में भी कुछ दर्ज नहीं है कि अक्सा को कहाँ चोट आई, उसको कैसे चोट आई और जिस्म के किन हिस्सों पे चोटें थी, ये भी नहीं लिखा गया और इनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। हमारी बात डॉक्टर शहराज से, जिना अस्पताल के जो एडिशनल पुलिस सर्जन है, वो ये बता रहे हैं कि अस्पताल में रश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हर मरीज का मेडिकल लीगल करना जो है वो नामुमकिन होता है। और अब ये बात कि अक्सा को चोट कैसे लगी, कहाँ लगी और उसकी मौत कैसे हुई, ये अब राज है और ये राज उनके साथ ही जो है वो दफन हो चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कुछ जिक्र करेंगे सियासी मामलात का। आर्टिकल 149 इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध में मदाखलत करके शहरियों को हुकूक दिलाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इमरान खान पीपल्स पार्टी के मजालिम से बचाएं। सिंध तकसीम हो चुका, बस ऐलान बाकी रह गया। नैब से सिंध में 3 लाख नौकरियों की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। इनके रवैयों ने सिंध को सिंध 2 है इसका ऐलान होना बाकी है। कमिश्नर्स जिनमें से 28 का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। कितने बचते हैं? 1 है जिसका ताल्लुक शहरी सिंध से। DIG 27 है, 20 का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से, 3 का ताल्लुक दूसरे सूबों से। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ये मेंबरान की तादाद 9 है, 8 का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। तो आप बताइए ये कोटा है या ये नफरत है? 149 वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक दिलवाएं। ये लाखों की तादाद में 3 लाख नौकरियां बेची गई हैं गुज़श्ता चंद सालों में और हमारी लाखों नौकरियों पे जो टिकट डाली है, नैब किसने बनी है? तनख्वाह लेने के लिए? इसकी तहकीक कराना उसकी जिम्मेदारी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं एमक्यूएम को काम का बहुत मौका मिला, मगर उन्होंने किया क्या? लोग हिसाब मांगते हैं। एमक्यूएम को चाहिए लिसानी सियासत की तरफ न जाए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करे।
मैं समझता हूँ कि MQM वो ऐसा जमात है जो कि कराची में बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं. उनके आज तक KMC उनके पास थे, आज उनके पास थे, हमारे दौर में उनके पास था, नवाज़ के दौर में उनके पास था, मुशर्रफ के दौर में उनके पास था. और कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, ये जो कहते हैं कि कराची के लिए बात करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है? चाहे वो जब हमारे साथ थे, जितना पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए रखा और इनके थ्रू दिया था, उसका हिसाब कराची के अवाम मांग रहे हैं. जो पैकेज पर पैकेज नवाज शरीफ साहब कराची को ऐलान करता था MQM के थ्रू देने के लिए, जो सिंध हुकूमत पैसा KMC को देती है, जो उनका हक है, उस पैसा का हिसाब वो मांग रहे हैं. जो पैसा खान साहब दे रहा है उसका हिसाब भी वो मांग रहे हैं. MQM को मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर आपने कराची के अवाम की खिदमत करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करे. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. आपको बड़ा रास्त ले चलते हैं कि हमजा शहबाज से 3 घंटे पूछ के चौथी रही, उनको अपना बिठाए रखा, 3 घंटे सवाल किए. अभी मैं अपना जो है ना वो उठ रहा था तो मुझे नैब ने कहा जी कि हम आपको पहले बता देते हैं कि हम आपको 16 को दोबारा बुला रहे हैं. मैंने कहा आपने 3 घंटे बिठाया है, अब 16 को बुलाने का क्या तुक है? उन्होंने कहा जी नहीं हम बुला रहे हैं आपको. मैंने कहा ठीक है, मैं अपना जो है वो आपका नोटिस आएगा तो हम सोचेंगे, वकला से मशवरा करेंगे. अभी ये बात हुई, मैं घर आया, आज फिर पढ़ा कि 15 को फिर बुला लिया है, 15 को बुलाया है, 16 को बुलाया है. अभी ये नोटिस की कॉल अप नोटिस की स्याही खुश्क नहीं हुई होगी. मुझे खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए हैं, राबिया शहबाज शरीफ को और जवेरिया शहबाज शरीफ को. मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि हमजा भाई इस तरह नैब की और पुलिस की टीम हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, हम बड़े परेशान हैं, क्या मामला है? क्या मुझे बताएं कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में किसी की बेटी को इस तरह नोटिस जारी किए जाते हैं? मेरी बीमार वालदा जो अपना जो है वो मल्टीपल उनको अपना जो है वो तकलीफ है, अल्लाह ताला सबकी वालदा को सेहत दे, उनको भी कॉल अप नोटिस आज ही आ गया है. पाकिस्तानी कौम को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि यानी ये इंक्वायरी 6 महीने पहले शहबाज शरीफ के जब अपना जो है गिरफ्तारी के दौरान चलती रही, सवालों जवाब होते रहे, मुझसे पूछगिछ होती रही. ऐसी क्या बात आ गई कि जो नैब ने अपना मौक़िफ़ हाई कोर्ट में दिया था कि हमें हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तीनों केसेस मतलूब नहीं है, ऐसा नैब के अंदर अपना जो है क्या चेंज आया? मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नैब और न्याजी गठजोड़ है. आज मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि देखिए हम सब ने कब्रों में जाना है, किसी ने हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहना. जब अपना जो है ना वो ये सारे मामलात हो गए, उस वक़्त DG नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था. मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली में, मुझे जब बेल के बाद बुलाया गया तो आम तौर पर जब नैब आपके मीडिया वहाँ पे कैमरास होते हैं, मेन गेट से गाड़ी जो इंक्वायरी रूम होता है जहाँ पे इंक्वायरी अफसरान बैठे होते हैं वहाँ पे चली जाती है और वो टीम आके बैठ जाती है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है. अचंभे की बात है कि मेरी गाड़ी को DG नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया जाता है, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुझे अपना जो है ना वो DG साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है. मैंने कहा मैं तो इंक्वायरी करने आया था, मेरी मीटिंग्स हैं. नहीं जी वो DG नैब आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है. वो आप अगर नैब के कोई वाकिफ़ हो ना, वहाँ पर दूध पत्ती बड़ी मशहूर है, वो कहते हैं जी हमजा साहब के लिए दूध पत्ती लेके आए. मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये अपना इंक्वायरी है, क्या मामला है? शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं देखिए मैं आपको पहले कहा है कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप सब ने अपनी कब्र में जाना है. ये बातें मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ कि मैं आगे चलूँगा, बात करूँगा. मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मेरी माँ को नोटिस आया है, मेरी बहनों को नोटिस आया और ये 24 घंटे के अंदर ये मामला हुआ है. ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने देखा कि वो उस्ताद हज़रात, प्रोफेसर जिन्होंने जजों को पढ़ाया,
جو اپنا جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے ایک لفظ پڑھایا وہ تمہارا استاد ٹھہرا، اس کی عزت کرو، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، ابھی حالیہ ملٹری کے فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے خودکشی کر لی بریگیڈیئر صاحب نے کہ جی مجھے نیب نے میری عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے بارہا نیب کے کیسز میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے شہباز شریف کو کہتے تھے کہ یہ اپنا جو ہے کرپٹ ہے، 56 کمپنیاں، کہاں گئی 56 کمپنیاں؟ کہاں گئے اربوں کے غبن آشیانہ میں؟ کہاں گیا صاف پانی کا غبن؟ اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سرخ رو کر قوم کے سامنے آئے۔ میں اب ڈی جی نیب کی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسمبلی میں میری جعلی ڈگری کی قرارداد کیوں جمع ہوئی؟ اس کو مہربانی کر کے واپس لیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا ڈی جی صاحب یہ اپنا ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، زبان زد عام ہے، میں کیسے اپنا جو ہے اس کو واپس لوں؟ آپ اس کو واپس لیں تو آپ اس کے بعد کال اپ نوٹس آپ کو نہیں آئے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ریکارڈ آپ اس کے بعد چھان بین کریں۔ اس کے بعد جو نوٹس مجھے آیا یا بلایا گیا 1 مہینے تک، انہوں نے کہا جی 1 مہینے تک ہم آپ کو نہیں بلائیں گے حمزہ صاحب، آپ یہ میرے خلاف جو جعلی ڈگری کی قرارداد ہے اس کو آپ وڈرا کریں۔ میں نے کہا جی صاحب دیکھتے ہیں، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اور ریکارڈ میری بات کی جو کور ریلیشن ہے آپ کو ملے گی کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو 1 مہینے حمزہ صاحب نوٹس دیں گے، آپ مہربانی کر کے یہ جعلی ڈگری والی قرارداد کریں، میں بڑا پریشان ہوں۔ اس کے بعد مجھے 1 مہینے نوٹس نہیں آیا۔ اب 24 گھنٹے بعد نوٹس، 48 گھنٹے بعد میری ماں کو نوٹس، 24 گھنٹے میں میری بہن کو نوٹس۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو بلا کر، جہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آ رہے تھے، آپ اپنا جو ہے آپ کے والد نے بڑا کام کیا ہے، آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے؟ ہماری جان چھڑائیں، آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں، میں بڑا انڈر پریشر ہوں، اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، مغرب کا وقت ہے، میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ڈی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو یہاں پہ انکوائری کرنے آیا ہوں، آپ مجھ سے اپنا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ حکومت سے بات کر لیں، سیٹلمنٹ کر لیں، تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اس سارے معاملے کو ہم رفع دفع کر سکتے ہیں۔ اور پھر 1 مہینے مجھے نوٹس نہیں آیا۔ نہیں، جو میں حقائق ہے میں بتاؤں گا، میں نہ بات 1 انچ آگے جاؤں گا نہ 1 انچ نیچے جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے۔ تو اس کے بعد میں ذرا بات مکمل کر لوں، کیونکہ میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں، قوم اپنا جو ہے وہ حقائق جاننا چاہتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 10 دنوں کی جو بیل کا کور لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ڈی جی صاحب آپ کے نوٹس آتے ہیں، آپ شہباز شریف کو بلاتے، صاف پانی میں ہے، گرفتار آپ آشیانہ میں کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ پھر میں اپنا قانونی حق استعمال کرتا؟ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ مجھ سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون پہ، میں اپنا جو ہے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں، ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے۔ میں نے کہا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے شہزاد سلیم صاحب، ہنسنے لگ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب یہ میرے گھر پہ دھاوا بولا 2 دن، یعنی 1 دن دھاوا بولا، پھر دوسرے دن دھاوا بولا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بات کہ آپ نے یہ 10 دن کا بیل کور کیوں لیا؟ وہ بیل کور ان کو چپتا تھا، پتہ تھا کہ ہائی کورٹ کی بیل ہے، حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی دھجیاں اڑائیں۔ پہلے دن آئے، میں نے ایکسپلین کیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے، وہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی 56 کمپنیوں میں یہ ہو گیا، صاف پانی میں یہ غبن ہو گیا، اربوں کا گھپلہ آشیانہ میں ہو گیا۔ پوری قوم نے سنی، ان کی تقریر تھی پوری، کیا اداروں کے سربراہ ایسے کام کرتے ہیں؟ پھر وہ جو جب مجھے گرفتار کرنے آئے جو صاحب، انہوں نے بڑی تقریر کی، سر سید احمد خان کے اپنا جو ہے نا وہ قصے سنائے قوم کو۔ وہ بھیا ادارے ایسے کام کرتے ہیں؟
बुग़्ज़ की इंतहा जो नैब के पीछे जो न्याजी छुपा हुआ इतनी है कि शहबाज शरीफ के वो अपना गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते हैं, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते हैं। मैं आज अपना जो है ना वो एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से नहीं, मैं एक MPA की हैसियत से नहीं, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को, मैं आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध को, चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पंजाब अब लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त करता हूं कि मुझे बुलाएं। मैं हद के इज़्ज़त का दावा करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ है। कौम नहीं भूली कि हमारे मोहसिनों को, जो हमारे प्रोफेसर, हमारे उस्ताद हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई। एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, और हमजा शहबाज तो एक जानी पहचानी शख्सियत है ना। ऐसे कई लोग अकूबत खाने में नैब के बंद हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, रोज वो जीते हैं मरते हैं, उनकी इज्जत जो है वो इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, उनकी बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने उनकी चीखें सुनाई जाती हैं। आहा चीमा की मिसाल आपके सामने है। क्या किया? मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैंने तो भैया जब 18 साल का था ना, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, उस वक्त 7 महीना अडयाला जेल में रह के आया था। और जब मेरा एक्विटल हुआ था ना, तो जज ने कहा था कि ये बच्चा था, इस पे केस ही नहीं बनता था, आपने कैसे इसको 7 महीने अडयाला जेल में कैद रखा। 10 साल मुशर्रफ के इस नैब के दफ्तर के बाहर 6-6 घंटे बैठता था। उस वक्त भी नैब वाले मुझे बुलाते थे, मेरा ना माँ था ना बाप था। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब मेरा बाप अपना कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला था और अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ा था, ऑपरेशन थिएटर जा रहा था। उसका खत आज मैं रोज पढ़ता हूँ। उसने लिखा था कि हमजा शहबाज, मैं तुम्हारा रास्ता तक रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। अगर वापस न लौटा तो अपने भाइयों का, बहनों का बाप तुम्हें बनना है। वो रोज लेटर मैं पढ़ता हूँ। मुझे जाने की इजाजत नहीं थी पाकिस्तान से। मेरी बेटी, मुझे बताएं आप सबको, अल्लाह ताला आपके सब बच्चों को सेहत अता फरमाए। मेरी बेटी 20 साल बाद अल्लाह ने मुझे दी, अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी। मुझे कोर्ट ने जो इजाजत दी थी, मेरे अंदर का जो बाप था वो कह रहा था कि हमजा शहबाज रुक जा, अपनी बेटी को सीने से लगा, 20 साल बाद मिली है, फिर उसकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है, उसको सीने से लगा। लेकिन मेरे अंदर का जो एक पाकिस्तानियत थी उसका तकाजा था कि नहीं, कोर्ट ने कहा है वापस लौटो। हमजा शहबाज, मैं कौम को बता रहा हूं, एक दिन पहले कोर्ट की इजाजत से पाकिस्तान लौटता है। आज ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मेरे वालिद पे लगाते हैं, मेरी माँ को नोटिस देते हैं। मुझे बताओ कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला जो है वो अगयार से पाकिस्तान की धरती पर आ जाता है, जिसके दिल में चोर हो वो तो भागता है। इन्होंने कहा 85 अरब रुपए का गबन हुआ है, 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जब मैं कल नैब में गया, वो मैंने कहा बताओ यार, वो 85 अरब की अपना मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल तो मुझसे कर लो। नहीं नहीं नहीं, वो 85 अरब तो नहीं है, वो तो चंद करोड़ है, उसका आप जवाब दे दें। मैंने कहा रिकॉर्ड है, आप भी नोट कर लें कि हमजा शहबाज ने एक एक पाई जो है वो टैक्स में डिक्लेयर की है। क्या किया है? डिक्लेयर की है। और मैं बड़ा गुनाहगार हूं। मुझे वालिद ने यही सिखाया है कि आप इज्जत की दाल रोटी उस शान शौकत से बेहतर है जिस पे लोग उंगलियां उठाएं कि ये चोरी का पैसा है। मुझे नवाज शरीफ ने यही सिखाया है। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि अदालत में मामला है, और मेरी जिस तरह मैंने आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं, और ये इस बात का भी हिसाब लें कि एक शख्स जिसने सरकारी अस्पताल हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा के सैर सपाटे किए, जो नैब को मतलूब है, जिसको नैब ने नोटिस दिया, वो नैब में पेश हुआ, वो किस हैसियत में नैब चेयरमैन के साथ मीटिंग करता है?
जो खुद मतलूब है, जिसने सैर सपाटे किए और हमें भाषण देता है। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये वजीर आज़म की तौहीन है कि नैब ने उनको नोटिस दिए। पाकिस्तानी कौम सुन लो, इमरान नियाजी को नोटिस जाए तो वो पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। किसी की घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, किसी की बीमार माँ को नोटिस जाए, कोई खुदकुशी कर ले, कोई प्रोफेसर को हथकड़ी लग जाए, किसी की बेटियों को नोटिस जाए अपना जो है वो एकदम से, वो तौहीन नहीं है। ये कौन सा नया पाकिस्तान नियाजी साहब भाषण देते हैं? ये कौन सा पाकिस्तान है जहां पे आज ग्रोथ रेट आपका सुकड़ कर, जब हम छोड़ के गए थे 5.8 से 2.9% पर आ गया है। ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां पर 71 साल तारीख में डॉलर जो है वो 35% अपना रुपए के मुकाबले में बढ़ जाता है, और आपका वज़ीर आज़म कहता है तम तराक से कि IB मेरे नीचे है, FIA मेरे नीचे है। हाँ, मुझे मीडिया से खबर मिली, मैं आइंदा के बाद स्टेट बैंक गवर्नर कहूँगा कि मुझे पूछ लिया करो। ऐसे मुल्क चलते हैं। के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां एक जानिब उनकी जानिब से ये कहा गया कि नैब न्याजी गरजोड़ है, साथ ही साथ DG नैब लाहौर सलीम शहजाद पर उनकी जानिब से संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी फजलुर रहमान की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मौलाना से वन ऑन वन मुलाकात इस वक्त जारी है। साबिक सदर के आने का मकसद बुनियादी तौर पर आज मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ियत करना था। जैसे कि कुछ दिन पहले वो उनका अस्पताल में मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आए थे, तो आज बुनियादी तौर पर वो उनकी ताज़ियत, उनकी जो सेहत है उसके हवाले से इयादत करने के लिए आए हैं। लेकिन क्योंकि दोनों रहनुमा जब बैठे हैं तो इस हवाले से जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी इस वक्त गुफ्तगू जारी हो। साबिक सदर इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पर ही मौजूद है। अपडेट्स से शुक्रिया जुल्करनैन। वेलकम बैक। MKM के बाद तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हुकूमत की तरफ अपनी तोपों का रुख कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं 18वीं तरमीम खुदा का कलाम नहीं कि इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा ने शहबाज शरीफ पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए, साथ ही तारीफ भी कर डाली। खुदा का कलाम नहीं, ये 18वीं तरमीम है, इंसानों ने बनाई थी, इस असेंबली ने बनाई थी, तो यही असेंबली इसमें बेहतरी लाई। देखो तो ना इस सूबे को तुम साफ पानी दे सके, ना इस सूबे को तुम ट्रांसपोर्ट दे सके, ना तुम सीवरेज का निजाम दुरुस्त कर सके। अरे तुमसे बेहतर तो वो चोर शहबाज शरीफ है कि चोरी करने के बावजूद लाहौर की तस्वीर बदल गया। तुम तो इतने बड़े चोर हो कि जो कराची का हाल था उसको और खंडर बना दिया। तुम क्या गुड गवर्नेंस की बात करोगे पप्पू? तुम्हारे पापा ने कभी कोई काम नहीं करके दिखाया। AD ख्वाजा के बाद क्या IG सिंध कलीम इमाम से भी सिंध हुकूमत की ठन गई। गुज़श्ता रोज़ IG सिंध ने अपनी बेबसी का इजहार किया तो आज मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लगता है कुछ पुलिस अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। पुलिस का काम पॉलिसिंग है, कानून साजी हमारा काम है। देखिए, पुलिसिंग करना पुलिस का काम है, वर्दी का काम है, और कानून साजी करना, पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। मसलिहत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, हर चीज़ में मसलिहत है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के अफसरान भी पॉलिसी मेकर हो गए, पॉलिसी बनाना उनका काम है। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपने जो किया। पुलिस क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे? सवाल करना छोड़ दें। अगर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो मेरे भाई ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जारी रहेगी। जो असूल और जो कानून और जो कि जिस चीज़ के लिए पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए उससे हटाने की उसको कोशिश की जाए। अगर इरशाद रांझानी को सड़क पे मार दिया जाएगा, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा बजाय इसके कि उसको अस्पताल लेके जाए, तो क्या गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी? अगर हॉकी की टीम अच्छी नहीं खेल रही तो फुटबॉल की टीम आपकी हॉकी नहीं खेलेगी, उस हॉकी की टीम को आपने अच्छा कर। जेल में कैद सियासतदान अपनी मर्जी के अफसरान तैनात करने लगे। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल इम्तियाज अहमद शेख के खत ने सारा पोल खोल दिया। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल इम्तियाज अहमद शेख ने IG जेल खानाजाद मुजफ्फर आलम को खत लिखा।
کہ اپنی مرضی کے جونیئر آفیسر کو سینئر لگوایا جا رہا ہے۔ جونیئر افسر عبدالکریم عباسی بغیر کمیشن کے امتحان کے 17 گریڈ پر تعینات ہے۔ امتیاز احمد شیخ کو جونیئر ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیا۔ من پسند اشفاق احمد، عبدالخالق، عبدالکریم آغا، ذوالفقار سینئر پوزیشن پر تعینات ہیں۔ 8 اپریل کو معطل کیے گئے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سعید احمد کو بھی سیاسی شخصیت نے اگلے ہی دن بحال کرا لیا اور آئی جی جیل کچھ نہ کر سکے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری کا تحریری جواب نیب کو مل گیا۔ 55 سوالوں کا جواب دینے میں 24 دن لگائے۔ سابق صدر نے تمام الزامات سے صاف انکار کر دیا۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ نیب اور جعلی عقائد کی قانونی جنگ زوروں پر۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے کیس میں نیب نے آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر بڑے صاحب کی درخواست ضمانت پر جواب جمع۔ نیب کا موقف ہے کہ زرداری صاحب گاڑیوں کی خریداری کے ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہے، تفتیش میں تعاون بھی نہیں کر رہے۔ پارک لین کمپنی اور لگژری گاڑیوں سے متعلق نیب کو آصف علی زرداری کا جواب موصول۔ سابق صدر نے نیب کے 55 سوالات کے جوابات 24 روز بعد دیے۔ تمام الزامات بے بنیاد قرار، جعلی اکاؤنٹ سے تو مکمل لا تعلقی کا ہی اظہار کر دیا۔ تحریری جواب میں آصف علی زرداری نے بتایا ہے کہ پارک لین کمپنی 1989 میں صدر الدین ہاشوانی سے خریدی، صرف 25% حصص کا مالک تھا۔ صدر مملکت بننے سے پہلے ڈائریکٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی نے جواب اسکروٹنی کے لیے جی آئی ٹی کو بھجوا دیا۔ جواب تسلی بخش نہ ہونے کی صورت میں نیب آصف زرداری کو دوبارہ طلب بھی کر سکتا ہے۔ اسی کیس میں بلاول بھٹو کا ابھی تک نیب کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ شعلہ بیان وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جعلی قیادت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں وفاق کی علامت پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود ہو گئی۔ کاروان بھٹو میں بلاول نے اپنے والد کی تصویر تک لگانا گوارا نہ کیا۔ وہ جہلم میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی تھی، جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، آج سندھ کے اندرون سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئی ہے، جس کو اور اس پارٹی کا بھی اب یہ حال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب خود جب کیمپین کے لیے نکلتے ہیں، کاروانے بھٹو چلاتے ہیں تو اپنے والد کی تصویر نہیں لگاتے، اور خود زرداری صاحب کا یہ حال ہے، روزانہ بے نظیر کی سالگرہ مناتے ہیں، روزانہ بھٹو کی سالگرہ مناتے ہیں، ان کی برسی مناتے ہیں، کبھی حکم زرداری کی بھی کبھی برسی منا لیا کریں، وہ بھی آپ کا والد تھا۔ کوئٹہ میں خود کش دھماکے کے بعد فضا سوگوار ہے۔ واقعے کے خلاف دوسرے روز بھی ہزارہ برادری کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری تک دھرنا جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں وزیر اعظم معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئٹہ ہزار گنجی میں دھماکے کے بعد فضا سوگوار۔ واقعے کے بعد ہزارہ برادری کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ مظاہرین کا مغربی بائی پاس پر دھرنا، احتجاج میں خواتین اور بچے بھی شریک۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت عمل ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بالکل کلیئر ڈائریکشن بھی ہے سارے لا انفورسمنٹ کو، کابینہ کو، کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ملنے لگا کسی کو۔ دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی اور ملزمان کی عدالت میں حاضری یقینی بنانا ریاست کا کام ہے، لیکن بدقسمتی سے انصاف کا شعبہ پارلیمنٹ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے قومی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کیا، کہا پارلیمنٹ ناقص قوانین پر نظر ثانی کرے اس سے پہلے کہ عدلیہ کو ایسا کرنا پڑ جائے۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیشنل جوڈیشل کانفرنس، چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا اہم خطاب۔ بولے سستا اور فوری انصاف دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، ساتھ ہی انصاف کا شعبہ پارلیمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہ ہونے کا شکوہ بھی کر دیا۔ بولے ججز بہت کم، مقدمات بہت زیادہ ہیں، پھر بھی عدلیہ اپنا کام جی جان سے پورا کر رہی ہے۔ In the district judiciary, in the high court, in the Supreme Court, the total number of judges and magistrates that we have is about 3,000. And just last year,
Our judiciary decided 3.4 million cases. So we can't ask you to do more because they are already doing much more than what others in the world are doing. चीफ जस्टिस का कम से कम यकसा अदालती फीस मुकर्रर करने और वरासती सर्टिफिकेट के लिए नादरा के डाटा से इस्तेफादा करने पर जोर। सिविल मुकदमात में पुलिस के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। पार्लियामेंट से इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर नाकिस कवानीन पर जल्द नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया। As we have taken responsibility on our side, the Parliament and the Executive should also show similar interest in the justice sector. It's unfortunate that for the Parliament, probably justice sector is not a priority. Property disputes are being decided on the basis of reports of SHOs. So please look into it and clarify the law that you have made before we do something about it. चीफ जस्टिस का बेहतर कारकर्दगी पर मॉडल कोर्ट्स के जजेस को सलाम, इन्हें चीता भी करार दे दिया। दायरा कार सिविल मुकदमात तक वसी करने का भी ऐलान। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ जुल्कर इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उधर घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों के केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वालिद ने लड़कियों के घर छोड़ने के बाद बेफॉर्म की दरख्वास्त दी। स्कूल रजिस्टर में तारीख़ पैदाइश 2002 और 2003 दर्ज है, लेकिन वालिद ने 2006 लिखवाई। दोनों बहनों के शौहर भी पहले से शादीशुदा निकले। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तब्दीली मजहब और शादी का केस। घोटकी की नादिया और आसिया से मुतल्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। लड़कियों का वालिद हरी राम 10 बच्चों का बाप, लेकिन नादरा के पास सिर्फ 3 रजिस्टर्ड हैं। वालिद ने दोनों बहनों के हवाले से बेफॉर्म बनाने की दरख्वास्त भी बेटियों के घर से चले जाने के 2 रोज बाद दी। हरी राम की तरफ से नादरा को दी गई दरख्वास्त में लड़कियों की पैदाइश का साल 2006 दर्ज करने का कहा गया, जबकि स्कूल रजिस्टर के मुताबिक लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 है। 2008 में दोनों बहनें पहली जमात में पढ़ती थीं। तफ्तीशी रिपोर्ट में दोनों लड़कियों के खामंद पहले से ही शादीशुदा होने का इंकशाफ। बरकत अली पहले से 3 जबकि सफदर अली 4 बच्चों का बाप निकला। अब बात मौसम की। आज़ाद कश्मीर हैदराबाद में बारिश ने जल्द थल कर दिया। साहिवाल और विहाड़ी में भी बरसते बादलों ने फजा खुशगवार बना दी। आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। साहिवाल में भी काले बादलों के डेरे। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। विहाड़ी में बारिश का सिलसिला जारी है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना है। पाकपतन और खानेवाल में भी बादल बरसने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और लीपा में रात भर से शदीद बारिश जारी है। बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी लौट आई। एबटाबाद, अयूबिया, ठंडियानी और नथिया गली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।